कि उधम सिंह जी का, सरदार उधम सिंह जी का जन्म पंजाब 1899 ईस्वी में। जन्म के बाद बड़ी दुर्भाग्यशाली थे, जन्म के बाद दोनों माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन जो हुआ, दो भाई में लालन पालन हुआ उनके अनाथ आश्रम में। और उस अनाथ आश्रम में भी जो है बड़े भाई किसी बीमारी से मर गए। फिर भी जो है इनके मेरिट में, इनके किसी भी तरह की सोच में राष्ट्रवाद। अभी आपको बता दें कि हम आजादी के अमृत महोत्सव का भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो इस आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम अपने इन्हीं सपूतों को, वीर शहीदों को याद करते हैं। और पर्पस हमारा यही है कि आप सभी जो इस नौनिहाल हैं, जो देश के मैंने नौड़ा वर्ग हैं, जो हाइजीन वर्ग हैं, उनमें इस तरह की भावना पैदा हो और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखें। आजादी अक्षुण्ण तभी होगा जब हम सबल होंगे, व्यक्तिगत रूप से सबल होंगे, वैचारिक रूप से सबल होंगे। इस देश आज लगभग 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस आजादी का आज हम 75 वर्ष, भारत अभी 75 साल का हो गया, विकासशील की श्रेणी में है ये देश। और 1947 में जिन शहीदों ने, जिन आजादी के प्रणेताओं ने जिस भारत को जिस स्टेज में छोड़ा, आज हम बहुत आगे हैं। लेकिन दूसरा पहलू कहा जाए कि नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। नैतिक मूल्य का कहीं न कहीं हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों का। तो हमें भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति को बरकरार रखना है। और इस परिस्थिति में यही जो हमारे महानायक हैं, इनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम देश को रियल में स्वतंत्र रख सकते हैं। जो रियल आजादी अभी हमें नहीं मिली है, ये आजादी जरूर है लेकिन रियल आजादी, जैसे कि आप देखते हैं कि खास तौर पे जो हमारे हिंदी हार्टलैंड हैं, कई भ्रांतियां हैं धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जात के नाम पे, भाई भतीजा के नाम पे। तो कहीं न कहीं ये आजादी की बेड़ियां हैं, ये आजादी की बेड़ियां हैं जो हमें आजाद नहीं होने दे रहा है, आपको सही ढंग से सोचने नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि सरदार उधम सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है, शहीदों में भी श्रेष्ठ, शहीदों में भी सबसे ऊपर। 1919 जो जलियांवाला बाग कांड की घटना हुई, जो रोलेट एक्ट, उस समय 1919 में रोलेट एक्ट आया था, उसका हिंदी वर्षन आपको कहा जाए तो नो अपील, नो वकील, नो दलील। इतिहास में जो बच्चे यहाँ हैं पढ़ते होंगे, नो अपील, नो वकील, नो दलील, उसका बेसी यही था कि किसी को पकड़े। अंग्रेज सरकार को इस अधिनियम को लाने का पर्पस यही था कि किसी को पकड़े और बिना बताए कि आपका गुनाह क्या है, उसको कारावास की सजा दी जा सकती थी। उस एक्ट को, उस अधिनियम को विरोध करने के लिए भारतीय समाज के लोग उस जलियांवाला बाग कांड में उपस्थित हुए थे। बहुत लोग यहाँ बहुत वक्त इस बात को बता चुके हैं कि ओडायर, माइकल ओडायर
जो उस समय के गवर्नर थे माइकल ओडायर, और जो सैन्य अधिकारी थे वो भी डायर थे, माइकल डायर एंड ओडायर। बिना कुछ बताए, बिना कुछ सूचना दिए, आपको पता है ये सभी, आप जो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, आपको आर्टिकल 32 जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 है, उसमें हमें 5 राइट्स हैं, 5 राइट्स हैं, जो विशेषाधिकार हैं, वो 5 राइट्स हैं हमारे सभी को मिला हुआ है भारतीय के नाते। तो वो आजादी के कारण मिला। उस समय अंग्रेज सरकार थी, वो एक अंग्रेज सरकार के बारे में बोला जाता है कि उसका दीपक कभी नहीं बुझता था। मीन्स इतना बड़ा साम्राज्य था, सूर्यास्त कभी नहीं होता था, पूरब से लेकर के और पश्चिम तक वो साम्राज्य दृष्टि था। और वैसे शासक को यहाँ से जो है बैग एंड बैगेज यहाँ से विदा करने में इन्हीं महान सपूतों का योगदान था। अंग्रेजों को ये अनुभूति हुई कि अब भारत पे हम शासन नहीं कर सकते, तब यहाँ से वो अपना बुढ़िया देशर समेटे। और अंततः मैं शहीद आजम उधम सिंह जी के जीवन को आगे बढ़ाते हुए, जब 1919 में बोलते हैं, 1919 में जब ये कांड हुआ तो पंगत का काम कर रहे थे, मीन्स लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे, जो यहाँ आए हुए वैशाली के उपलक्ष्य पे। वो पंगत में जो इस घटना को उन्होंने देखा, तो देखने के बाद इतनी बड़ी छाप पड़ी उनके रिवेंज का, कि पूरी जिंदगी को उन्होंने समर्पित कर दिया उस माइकल ओडायर को। जिस तरह से वो भारतीयों की हत्या की थी, उस हत्या को बदला लेने के लिए वो पूरी जिंदगी 1940 में जाकर के, और आपको बता दें कि 27 से लेकर के 31 तक इस मिशन में रहते हुए वो आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा भी काट चुके। आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा काटे, और सजा काटने के बाद जब 1931 में मुक्त होने के बाद पुनः उन्होंने प्लान बनाया। इससे पहले कई कार्य कर चुके थे, सेना में भी कार्य कर चुके थे, लेकिन डायरेक्ट इन्फेंट्री में ना हो करके कहीं मैकेनिकल वर्क में जो है उनका सहयोग वो बतौर बढ़ई कारपेंटर वगैरह का कार्य किए थे। तो 31 के बाद उस समय अंग्रेज सरकार की परिपाटी थी, आज भी परिपाटी है, कि जो हमारे देश विरोधी हैं उन पे सर्विलांस रखा जाता है, नजरें रखी जाती हैं। कई एजेंसी आज भी हैं जो इस तरह के एलिमेंट्स पे जो है वो नजर रखती है। तो उनपे 31 के बाद जब वो जेल से रिहा हुए, तो रिहा होने के बाद उन पे नजर रखी जाने लगी। तो अब उससे बचने के लिए अपने सरदार का रूप, बाल और दाढ़ी को भी जो है जब वो भी छोड़ दिए, क्लीन से हो करके। और आपको सुनकर के बड़ी आश्चर्य होगा कि 31 में तो जम्मू कश्मीर चले, और वहाँ से, क्योंकि उस समय जो साधन था विदेशों से संपर्क का, तो हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी, तो लोग सी से जाते, समुद्र से जाते, तो वहाँ पे भी स्क्रूटनी होता था, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, काफी कठिन था, जाना काफी कठिन था। तो पैदल यात्रा करके और ब्रिटेन पहुंचे। और जब वो माइकल ओडायर को किसी सभा में जब शूट किए, और शूट करने के बाद जब उनकी ट्रायल हुआ, कोर्ट में ट्रायल हुआ, तो ट्रायल होते वक्त जो है वो जो न्यायाधीश था वो पूछा, ओ मिस्टर, तुम तो जब इतना बड़ा तुम्हारा ये था, तो तुम तो मार के भाग भी सकते थे,
तो देखिए शहीद आजम का क्या जवाब था, बोला मैं भाग सकता था महोदय, लेकिन मैं इसलिए नहीं भागा कि फांसी, एक उधम सिंह को फांसी होगी तो हजारों उधम सिंह हिंदुस्तान में पैदा लेंगे। मरते दम तक उस व्यक्ति का कितना 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 बड़ा जो है देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कितना कितना बड़ा संदेश था। आज इस पुनीत अवसर पे हम समझते हैं कि ऐसे बलिदानियों को एक दिन याद करने से काम चलने वाला नहीं है। हमें अपने जेहन में रखने की जरूरत है, हमें अपने मन में रखने की जरूरत है। इनके जो भी राष्ट्रहित के कार्य हैं उनको स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में प्रतिदिन बताने की जरूरत है, जिससे कि हमारा जो अगला जनरेशन हो उसमें उधम सिंह की कमी ना महसूस हो, उधम सिंह की कमी महसूस ना। इस तरह का हमें परिपाटी जो है ये रखना पड़ेगा, परिपाटी को जारी करना पड़ेगा, जिससे कि इन अमर शहीदों की जो गाथाएं हैं, इन अमर शहीदों की जो कर्तव्य हैं, इन अमर शहीदों की जो महान बलिदान है, इन बलिदानों को हम आगे जब तक इस हिंदुस्तान का अस्तित्व हो तब तक आगे बढ़ते ही रहे। धन्यवाद।